वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के कोर्स में हमारा लेक्चर नंबर 12 है। तो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के कोर्स में आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है हीट एंड टेम्परेचर का। उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और काफ़ी सारे जो टॉपिक हैं उसके वो हमने कवर अप कर लिए हैं। तकरीबन हमारा ये चैप्टर अब एंड होने वाला है। तो पिछले जितने भी लेक्चर हमारे हो चुके हैं, तकरीबन 11 लेक्चर हो चुके हैं हमारे। उन लेक्चर्स में अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो काइंडली मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि आपके मिड्स एक्सपेक्टेड है। तो आपके पेपर्स की तैयारी होना लाजमी बात है कि आपको पेपर की तैयारी होनी चाहिए ताकि आपके पेपर्स अच्छे हों। तो काइंडली आप जो लास्ट लेक्चर हो चुके हैं, हमारे जितने भी लेक्चर हो चुके हैं, उन्हें एक बार दोबारा से देख लें और जो पॉइंट आपको समझ ना आए वो मुझसे लाजमी डिस्कस करें। तो हीट एंड टेम्परेचर के चैप्टर में हमने जो लास्ट लेक्चर लिया था उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक कवर अप कर लिए थे ये हम डिस्कस करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमने इक्वेशन ऑफ स्टेट को स्टडी किया था। इक्वेशन ऑफ स्टेट को स्टार्ट किया हुआ था हमने। इक्वेशन ऑफ स्टेट में हमने दो चीज़ों को डिस्कस किया था, वायरल एक्सपेंशन को डिस्कस किया था और साथ साथ हमने वंडर वॉल्स एक्सपेंशन को डिस्कस किया था। वायरल एक्सपेंशन की जो इक्वेशन थी वो हमने डायरेक्ट मेंशन की थी, जस्ट उसमें हमने अप्रॉक्सीमेशन का बता दिया था कि अगर हम कह दें कि n/v अप्रोचेज टू 0 है तो वही जो इक्वेशन होगी रियल गैसेस के लिए वो कन्वर्ट हो जाएगी किस में, आइडियल गैस इक्वेशन में। यह हमने पढ़ा था वायरल एक्सपेंशन में। वाह, तो हमारे पास क्या था कि नेक्स्ट हमारे पास क्या टॉपिक था, वंडर वॉल्स इक्वेशन का टॉपिक था हमारे पास। नेक्स्ट वंडर वॉल इक्वेशन हमने पहले भी पढ़ी हुई है। तो वंडर वॉल इक्वेशन में हमने क्या देखा था कि अगर आपके पास वंडर वॉल इक्वेशन है, हमने उसकी डेरिवेशन नहीं करनी थी, जस्ट हमने उसी इक्वेशन को स्टडी करना था डायरेक्ट। वंडर वॉल इक्वेशन में हमने देखा था कि हमारे पास दो कांस्टेंट आते हैं, एक ए का कांस्टेंट होता है और दूसरा हमारे पास होता है बी का कांस्टेंट। तो उस ए और बी के कांस्टेंट को हमने स्टडी किया था, जिसमें हमने दो चीज़ें स्टडी की थी। एक हमारे पास आ गया था वॉल्यूम करेक्शन और दूसरा हमारे पास आ गया था प्रेशर करेक्शन। तो इन दोनों को हमने स्टडी किया था बारी बारी के हम वॉल्यूम करेक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और हम प्रेशर करेक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दोनों को हमने स्टडी कर लिया था। तो आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस करना है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बेसिकली हमारे पास होती क्या हैं, कैसे ये जनरेट होती हैं और किन पार्टिकल्स के दरमियान में होती है, अट्रैक्टिव कब होगी, रिपल्सिव कब होगी, आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे। फिर हम इनका ग्राफ भी देखेंगे कि ये ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट हम इसे कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। टॉपिक के नाम से आपको शो हो रहा होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का क्या मतलब हुआ कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो फोर्सेस होती हैं हमारे पास उसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल है आपके पास। अब आपको पता है मॉलिक्यूल में और आपके पास एटम में क्या डिफरेंस है कि जब आपके पास बहुत सारे एटम्स आपस में मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो अगर दो या दो से ज़्यादा एटम आपस में मिल रहे हैं और उन्होंने मॉलिक्यूल बना दिया तो उन दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल जब आपस में करीब आ रहे हैं एक दूसरे के, तो उनके दरमियान में कौन सी फोर्सेस जनरेट होती हैं? क्या ये अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं या ये रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं? तो हम अपने आज के लेक्चर में इन दोनों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पॉइंट वाइज आज का जो लेक्चर है ये मैंने दिया हुआ है इधर। तो अगर आपको नोट्स चाहिए हो या कोई भी पॉइंट आपको समझ ना आया हो तो काइंडली आप मुझसे डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम। फोर्सेस, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास होती क्या हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिए हम कैसे डिफाइन करते हैं कि फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर नॉन एज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मतलब हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं, दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, वो आपको पता है आपस में क्लाइड भी कर रहे होंगे, एक दूसरे से दूर भी जा रहे होंगे। तो इस दौरान में कौन सी फोर्सेस जनरेट होती हैं इसे हम डिस्कस करेंगे। ये जो फोर्सेस जनरेट हो रही होती हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं
जिनके दरमियान में फोर्स जनरेट हो रही है, जिसे हम कह रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का नाम दे रहे हैं, ये ओरिजिन है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बेसिकली आप ईएमटी का जो कोर्स है वो पढ़ चुके हैं। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हमारे पास क्या होता है जब हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों को डिस्कस करते हैं, चार्जेस इन स्टेट ऑफ रेस्ट, चार्जेस इन स्टेट ऑफ मोशन, तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का वर्ड यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन है, क्या है ओरिजिन? ये जो फोर्सेस हैं मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन प्रोवाइड करती हैं हमें। ऑल दी मॉलिक्यूल्स कंटेन इन दी इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन। अब जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को रख रहे होते हैं वो मोशन में होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, रेस्ट में नहीं होते। तो हम कंडीशन लगा सकते हैं कि हमने इसे रेस्ट में फिक्स कर दिया है, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके या कुछ भी इस तरह की कंडीशन लगा के हम इसे कह सकते हैं कि हमने रेस्ट में उसे रखा हुआ है। जनरली क्या होता है, मॉलिक्यूल्स मूवमेंट शो कर रहे होते हैं, मोशन में होते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं ये मॉलिक्यूल्स। न्यूट्रल का क्या मतलब होगा यहाँ पर कि उनके ऊपर चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का क्या मतलब है कि जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने नेगेटिव चार्ज होंगे। इलेक्ट्रिसिटी से ये हमारे पास इफेक्ट नहीं होते, न्यूट्रल ही रहते हैं। इन द सेंस ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल। न्यूट्रल कब होंगे? उसी सेंस में होंगे कि जब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इक्वल हैं। अगर ये इक्वल नहीं है, इन केस हम कहते हैं कि दो चार्जेस जो हैं, दो मॉलिक्यूल्स हैं, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो अब क्या होगा? अब डेफिनेटली दो अपोजिट चार्जेस है तो वहाँ पर एट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगी। लेकिन इलेक्ट्रिकली जब हम बात करते हैं, इंडिविजुअली जब हम बात करते हैं, तो वो न्यूट्रल होते हैं। क्यों? क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही हमारे पास नेगेटिव चार्जेस होते हैं। और यही बात हम कहते हैं कि जब हम एटम की बात करते हैं तब भी हम यही चीज़ डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक एटम के अंदर उतने ही हमारे पास प्रोटॉन होंगे। क्यों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब इक्वल हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो हम क्या कह सकते हैं, जितने वहाँ पर नेगेटिव चार्जेस हैं उतने ही हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस होंगे। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे। प्रोटॉन किस में होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? आपको पता है इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऑर्बिट में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है कि दिस डज नॉट मीन दैट मॉलिक्यूल्स डू नॉट इंटरेक्ट इलेक्ट्रिकली। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि वो आपस में इंटरेक्ट ही नहीं करेंगे। आपको पता है इलेक्ट्रोलिसिस का आपको प्रोसेस पता होगा कि हमारे पास क्या होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, एक्सटर्नल सप्लाई देते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होता है, आयंस बनना स्टार्ट हो जाता है। और आयंस हमारे पास कैसे बनते हैं? आयंस आपको पता है इंटरेक्शन होगा उसका, तभी हमारे पास आयंस जनरेट होंगे। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी हुई है। फॉर एग्जांपल व्हेन टू मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट और अप्रोचेस टू ईच अदर, या वो इंटरेक्ट कर रहे हैं या वो एक दूसरे के पास आने की कोशिश कर रहे हैं, देन द चार्जेस जो होंगे ऑन ईच विल बी डिस्टर्ब। ऑन ईच का मतलब है कि जो चार्जेस होंगे हर मॉलिक्यूल के ऊपर वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। मतलब अगर हम दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो दोनों मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो चार्जेस होंगे वो डिस्टर्ब होंगे। अब ये डिस्टर्ब किस तरीके से होते हैं चार्जेस? दे मे डिपार्ट स्लाइटली फ्रॉम देयर यूजुअल पोजीशन। मतलब अगर उनकी जो पहले वाली पोजीशन थी, जैसे आप दो एटम्स की बात करें, उसके आउटर ऑर्बिट में क्या होते हैं, हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, सेम चार्जेस हैं दोनों एटम में, हमारे पास आउटर ऑर्बिट में सेम चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप उन दोनों को पास लाने की कोशिश करें तो सेम चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो जब वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इसका मतलब है वो जो इलेक्ट्रॉन था जहाँ पर अपनी पहली पोजीशन पर था वो अपनी पहली पोजीशन से हट जाएगा, लेकिन स्लाइटली हटेगा। वो अपनी पहली पोजीशन से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, स्लाइटली चेंज होगा और अपनी पोजीशन को डिस्टर्ब कर लेगा। डिस्टर्ब करने के बाद हो सकता है वो किसी अपनी नई पोजीशन पर चला जाए। उस जो एक पार्टिकल था, अगर इलेक्ट्रॉन के करीब आ रहा है तो वो रिपल्शन के बाद दूर चले जाएंगे एक दूसरे के। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने अपनी पोजीशन को डिस्टर्ब कर लिया। कब? जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के पास आए।
तो ये तो हमारे पास एक केस था कि अगर दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हों, अगर उनके आउटर ऑर्बिट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मैंने जनरल डिस्कस किया हुआ है कि स्लाइटली वो क्या करेंगे, डिपार्ट करेंगे देयर यूजुअल पोजीशन, जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन होगी उसे स्लाइटली डिस्टर्ब कर देंगे। अब डिस्टर्ब करने से हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो एक दूसरे के बहुत करीब आ गए हैं या एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर चले गए हैं। तो अगर वो एक दूसरे के सेम चार्जेस होंगे तो वो एक दूसरे से डेफिनेटली दूर ही जाएंगे। जैसे मैंने नेक्स्ट में मेंशन किया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट में, कि हमारे पास क्या होगा, एवरेज डिस्टेंस जो होगा बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स विल बी लिटल, मतलब स्मॉल हो जाएगा। हमारे पास जो एवरेज डिस्टेंस होगा वो लिटल हो जाएगा फॉर दी टू ऑपोजिट चार्जेस। अब आपको पता है कूलम्स लॉ के मुताबिक जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपके पास क्या है, ये है एक पॉजिटिव चार्ज है आपके पास, तो दूसरा आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास पड़ा हुआ है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जब एक दूसरे के पास आएंगे तो डेफिनेटली इसमें अट्रैक्शन होगी, तो अट्रैक्ट करेंगे ये एक दूसरे को। तो हो सकता है ये इस पॉइंट पर आकर दोनों रुक जाएं या थोड़े से गैप पर रुक जाएं, जहाँ पर पहले थे वो अपनी पहले वाली पोजीशन पर तो नहीं रहेंगे, डेफिनेटली एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे। तो मूव करने से क्या होगा कि जो उनका आपस का डिस्टेंस है वो स्मॉल हो जाएगा, लिटल हो जाएगा। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी पोजीशन भी चेंज कर ली, और अगर ऑपोजिट चार्जेस थे तो उन्होंने जो डिस्टेंस था वो कम कर लिया। एज वी नो दैट दी ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ये इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि क्यों ऐसा हुआ है, डिस्टेंस कम हुआ है, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जो एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, जो एवरेज डिस्टेंस है हमारे पास वो क्या होगा, लार्जर होगा। कब लार्जर होगा, लिटिल लार्जर, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा बड़ा होगा, हमारे पास थोड़ा सा डिस्टेंस ज़्यादा होगा फॉर द टू सेम चार्जेस। सेम चार्जेस का क्या मतलब है, या तो आपके पास जो नेगेटिव है वो नेगेटिव के सामने आ रहा है, या दूसरा केस क्या है कि पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव के सामने आ रहा है। दो केसेस हो सकते हैं आपके पास, दोनों में सेम चार्जेस एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं सेम चार्जेस की, तो जब सेम चार्जेस आएंगे एक दूसरे के पास तो कूलम्स लॉ के मुताबिक इन्हें एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए। तो जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो एवरेज डिस्टेंस क्या होगा, वो डेफिनेटली लार्जर होगा। तो एवरी डिस्टेंस हमारे पास लार्ज हो गया एज दी सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। रीज़न क्या लिखी हुई है कि हमें पता है सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगी हमारे पास इस केस में, विल बी अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कब होगी, अब आपको पता है जब हमारे पास सेम चार्जेस थे तो डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। अब इसके दरम्यान में तो हम नहीं कह सकते कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्टिव है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्टिव होगी जब हमारे पास डिस्टेंस कम हो जाएगा, लिटल हो जाएगा। तो ऑपोजिट चार्जेस के केस में हमारे पास डिस्टेंस कम हो रहा था, तो वहां पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या हुआ, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विल बी अट्रैक्टिव हो गई है। लेकिन क्या होगा हमारे पास, ये जो दोनों फोर्सेस हैं चाहे अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो, हमारे पास ये फोर्सेस हमारे पास शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं। दीज फोर्सेस एक्ट ओनली ओवर दी शॉर्ट डिस्टेंस पर ये हमारे पास एक्ट करती हैं, क्योंकि आपको पता है जो हमारे पास गैसेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से। तो ये हमारे पास शॉर्ट टाइम फोर्सेस होती हैं, शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं, थोड़ी सी रेंज तक ये एक्ट करती हैं ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस। वी कैन से दैट दीज फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस। हम इनको अगर ये शॉर्ट डिस्टेंस पर एक्ट कर रहे हैं तो हम इन्हें कह सकते हैं कि ये शॉर्ट रेंज फोर्सेस है। इफ द मॉलिक्यूल्स कम वेरी क्लोज टुगेदर, अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ गए हैं, फिर क्या होगा कि उनके आउटर चार्जेस जो होते हैं वो ओवरलैप करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसा किस केस में होगा, आपको पता है कि अगर दो एटम्स हमारे पास एक दूसरे के करीब आए तो आउटर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे पास, मतलब सेम चार्जेस होते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो एक दूसरे को ओवरलैप करें, तो सेम चार्जेस रिपेल करना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पर क्या बात हो रही है कि अगर मॉलिक्यूल्स कम वेरी क्लोज टुगेदर, अगर दो मॉलिक्यूल्स ऐसे एक दूसरे के पास आ गए हैं और बहुत ज़्यादा करीब आ गए हैं कि वो आपस में जो उनके आउटर चार्जेस हैं वो ओवरलैपिंग को शो करेंगे। अब ओवरलैपिंग किस तरीके से हो सकती है, या तो हमने मॉलिक्यूल्स को कोई एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड की है, तो एक्सटर्नल फोर्स के ज़ेरे असर
एक्सटर्नल फोर्स को लेते हुए वो जो चार्जेस हैं वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, चाहे सेम चार्जेस हो, तो वो ओवरलैप करने की कोशिश कर रहे हैं या आपस में बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, देन द रिजल्टेंट फोर्सेस विल बी द रिपल्सिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इस केस में हमारे पास क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं वो रिपल्सिव होती हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अट्रैक्टिव कब होती हैं और रिपल्सिव कब होती हैं, बिकॉज द टू एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन्स कम क्लोज टुगेदर टू ईच अदर एंड हैविंग द सेम चार्जेस। रीज़न भी मैंने मेंशन कर दी कि जब दो इलेक्ट्रॉन्स आपस में एक दूसरे के करीब आएंगे तब आपके पास क्या होगा, सेम चार्जेस रख रहे हैं, वो सेम चार्जेस रख रहे हैं। अगर आपने एक्सटर्नल फोर्स भी प्रोवाइड की हुई है वो ओवरलैपिंग के दौरान भी आपको रिपल्सिव फोर्स शो करेंगे। दिस रिपल्शन अकाउंट फॉर द बिलियर्ड बॉल करेक्टर ऑफ द मॉलिक्यूलर कलेक्शन इन द गैसेस। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं किसकी, बिलियर्ड बॉल की। अब बिलियर्ड बॉल बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि बिलियर्ड बॉल क्या होती है हमारे पास। अब बिलियर्ड बॉल में क्या होता है कि आप एक बॉल को टच करते हो, एक बॉल को लेट्स सपोज आपने टच कर दिया, अब वो जो बॉल होगी वो दूसरी बॉल के पास जाकर उससे क्लाइड करेगी। क्लाइड करने के बाद अब देखें उसके कलेक्शन तो हो गई ना दोनों के दरमियान, मतलब एक तरह की ओवरलैपिंग हम इसे कह सकते हैं, ओवरलैपिंग हो गई, लेकिन वो एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं हुए, वो एक वहाँ पर एक दूसरे के साथ स्टिक नहीं हुए। तो इसकी रीज़न क्या होगी कि जो मॉलिक्यूल्स थे हमारे पास उन्होंने सेम चार्जेस रखा, ओवरलैपिंग हुई वहाँ पर, लेकिन रिपल्शन हुई वहाँ पर। स्टिक करने के बाद थोड़ी देर के लिए वो एक दूसरे के साथ टकराए, क्लाइड किए, स्टिक करने के बाद फ़ौरन से एक दूसरे से दूर हट गए। तो ये इसकी एक बेस्ट एग्जांपल है रिपल्सिव फोर्स की। है वी कंसीडर एन एग्जांपल। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब तक जो हमने लिया था रिपल्सिव फोर्स को डिस्कस किया, हमने अट्रैक्टिव फोर्स को डिस्कस किया। इन दोनों फोर्सेज में ना तो मैंने डिस्कस किया है कि हमारे पास सॉलिड है, ना मैंने डिस्कस किया है लिक्विड है। इस रिपल्सिव फोर्स में जो मैंने कलेक्शन यहाँ पर आपको एग्जांपल दी है कि करेक्टर ऑफ द मॉलिक्यूलर कलेक्शन इन द गैसेस, इसमें मैंने आपको बताया है कि ये जो करेक्टर होगा ये सेम होगा जैसे हमारे पास गैसेस होती हैं। अब हम बात करेंगे सॉलिड की, लिक्विड की और गैसेस की, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे इनकी शेप्स को भी कि शेप्स के लिहाज से ये किस तरीके से अफेक्ट करती हैं। तो हमने क्या कंसीडर किया कि दो मॉलिक्यूल्स ले लिए, जिसमें से जो एक मॉलिक्यूल है उसे मैंने रखा हुआ है ओरिजिन के ऊपर जो फिक्स्ड है और अपनी पोजीशन पर फिक्स्ड है, वो मूव नहीं करा। मैंने कहा था हम कंडीशन लगा सकते हैं फिक्स्ड की, तो यहाँ पर मैंने कहा है कि वो रेस्ट में है, फिक्स्ड है अपनी पोजीशन पर, अभी वो मूव नहीं कर रहा। द सेकंड मॉलिक्यूल इज मूविंग, एक और मॉलिक्यूल लिया है मैंने, वो मूव कर रहा है। एंड दिस मॉलिक्यूल कम क्लोज टू द मॉलिक्यूल दैट इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, जो ओरिजिन पर रखा हुआ है, जब दूसरा मॉलिक्यूल इसके पास आएगा जो मूव कर रहा है, दैट विल इंटरेक्ट, वो क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा बिटवीन द आउटर चार्जेस। दोनों मॉलिक्यूल जो एक रेस्ट में है और जो एक मूव कर रहा है, वो दोनों जब एक दूसरे के पास आएंगे, मूव करता हुआ मॉलिक्यूल जो है वो रेस्ट वाले मॉलिक्यूल के पास आएगा, तो डेफिनेटली उनके जो आउटर ऑर्बिट हैं, आउटर जो चार्जेस हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। अब वहाँ पर हम क्या चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, देयर वो यू ऑब्जर्व सम रिपल्शन, वहाँ पर हमें रिपल्शन ऑब्जर्व होगी। अगर आउटर चार्जेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेम चार्जेस हैं, रिपल्शन हमें मिलेगी। ड्यू टू रिपल्शन क्या होगा, पोजीशन ऑफ चार्जेस स्लाइटली डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छा एक बात और, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स की, मतलब स्फेरिकली जो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं स्फेरिकल शेप में, उनकी बात कर रही हूँ। चार्जेस स्लाइटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। देयर वी मस्ट कंसीडर द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों ले रही हूँ, काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं ले रही, क्योंकि हमारे पास बात हो रही है कि डिस्टर्ब क्या चीज़ हो रही है, पोजीशन डिस्टर्ब हो रही है यहाँ पर, तो डेफिनेटली मुझे पोटेंशियल एनर्जी को ही डिस्कस करना चाहिए यहाँ पर। एज देयर इज द रिपल्सिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस रिपल्सिव है यहाँ पर, सो वी आल्सो कंसीडर द फोर्स, तो हमें यहाँ पर फोर्स को भी कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं दोनों फोर्सेस की, अट्रैक्टिव फोर्सेस की और रिपल्सिव फोर्सेस की भी, तो यहाँ पर हम फोर्स को भी डिस्कस करेंगे। दिस रिपल्शन कैन बी ऑब्जर्व इफ वी ड्रॉ द ग्राफ, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसी रिपल्शन को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं
अपना ग्राफ ड्रॉ करके, ग्राफ हम किसके दरमियान ड्रॉ करेंगे, सेपरेशन के दरमियान ड्रॉ करेंगे कि दो मालिक्यूल्स जब आपस में करीब आ गए हैं या रिपेल हो गए हैं एक दूसरे से, तो उनके दरमियान में जो सेपरेशन है वो कितनी रह गई है, इसे हम आर से डिनोट करेंगे। तो आर के दरमियान, और फिर हम क्योंकि पोजीशन की बात कर रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और साथ ही साथ क्योंकि हम फोर्स की भी बात कर रहे हैं, रिपल्सिव फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स के दरमियान भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ से हम देखते हैं कि हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी, कैसे हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। नेक्स्ट में आपको नज़र आ रहा होगा ये ग्राफ। अब ग्राफ में आपने देखा होगा कि एक्स एक्सिस पर हमने आर लिया हुआ है और वाई एक्सिस पर हमने क्या लिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी। फिगर ए की बात कर रही हूँ मैं, ग्राफ 1 की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास फिगर ए में हमारे पास क्या है, आर हमने एक्स एक्सिस पर लिया हुआ है और वाई एक्सिस पर मैंने यू लिखा हुआ है। यू का मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमने ली हुई है, और यहाँ पर ये ओरिजिन वाला पॉइंट है। अब मैंने बात की थी कि हम ओरिजिन पर रखेंगे किसको, एक मॉलिक्यूल को जो हमारे पास फिक्स्ड होगा, और दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा वो आ रहा होगा हमारे पास मूव करता हुआ। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल होगा ये हमारे पास फिक्स होगा, दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा वो ये वाला है जिसका हमने ये ग्राफ ड्रॉ किया है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं फिगर ए में हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल इंटरेक्शन की। मतलब जो दो मॉलिक्यूल्स है वो जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से चेंज होती है। अब यहाँ पर देखिए पोटेंशियल एनर्जी यहाँ तक तो डिक्रीज हो रही है इस पॉइंट तक। अब यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमने डाउनवर्ड हमने अट्रैक्टिव लिया हुआ है और अपवर्ड हमने लिया हुआ है रिपल्सिव। नेक्स्ट फिगर बी में आपको समझ आएगा क्योंकि मैंने वहाँ मेंशन किया हुआ है ये। और ये है हमारे पास इक्विलिब्रियम सेपरेशन। इक्विलिब्रियम सेपरेशन का मतलब है वो पॉइंट जहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स आकर रुक गए हैं, मतलब एक दूसरे पर आकर इक्विलिब्रियम में आ गए हैं, वहाँ पर वो वाला जो पॉइंट हमने लिया हुआ है वो आर नोट है। अब इस आर नोट के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो अट्रैक्टिव है और लेकिन मिनिमम है। इस पॉइंट पर हमारे पास अट्रैक्टिव है लेकिन मिनिमम है, और यहाँ पर हमारे पास रिपल्सिव थी। अब हम इसी को डील कर, ये था इन दोनों का म्यूचुअल इंटरेक्शन, दो पार्टिकल का म्यूचुअल इंटरेक्शन। म्यूचुअल इंटरेक्शन का मतलब है कि दोनों पार्टिकल हमारे पास मूव कर रहे हैं। ये जो ओरिजिन वाला पार्टिकल है ये भी मूव कर रहा होगा, या ये अगर रेस्ट में है तो दूसरा मूव कर रहा होगा। दोनों कंडीशन यहाँ पर हो सकती है। लेकिन नेक्स्ट जो मैंने ग्राफ दिया हुआ है उसमें स्पेसिफिकली मैंने कंडीशन लगाई है कि यहाँ पर जो पार्टिकल है, जो मॉलिक्यूल है, सॉरी, जो मैंने ओरिजिन पर ये मैंने सर्कल बना के रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये मॉलिक्यूल हमारे पास फिक्स है, अपने ओरिजिन पर फिक्स है। अब जब एक मॉलिक्यूल यहाँ से आ रहा है तो आप देखिए पहले मॉलिक्यूल्स का, ये जो मॉलिक्यूल था डेफिनेटली इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज होगा, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल था वो यहाँ से रिपेल हो रहा है, मतलब इस मॉलिक्यूल से दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो दूर जा रहा है, और दूसरी तरफ जाकर उसकी जो हमारे पास फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स में कन्वर्ट हो रही है। जब वो इस मॉलिक्यूल के पास आया तब हमारे पास रिपल्सिव फोर्स थी। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे आपको नजर आ रहा होगा ये मैंने लिखा हुआ है अट्रैक्टिव फोर्स। यहाँ पर हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स बन रही है ये, और यहाँ पर देखिए आर नोट पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी मतलब कोई वैल्यू दे रही थी आपको, मिनिमम थी पर अट्रैक्टिव थी आपके पास। और यहाँ पर आप देखिए इसी आर नोट को मैंने दूसरे ग्राफ में भी शो किया हुआ है, यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास जो फोर्स है वो रिपल्सिव हो गई आपके पास, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आपको मिनिमम मिल रही है। उसके बाद हमें जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव मिल रही है और ऊपर हमारे पास रिपल्सिव फोर्स है। तो ये हमारे पास ग्राफ था कि आर और एफ के दरमियान और आर और यू के दरमियान जो हमारे पास था पोटेंशियल एनर्जी का, और हमारे पास था पोटेंशियल एनर्जी और आर के दरमियान और आर और फोर्स के दरमियान हमने ग्राफ देखा। सेकंड ग्राफ भी मैंने आपको बता दिया, इसी की जो डिटेल है ये मैंने मेंशन की हुई है यहाँ पर। दिस पोटेंशियल एनर्जी इज द म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन आर नॉट जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। देयर इज द अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज, वहाँ पर हमारे पास अट्रैक्टिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी। अब आपको फिगर में ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है ये फिगर ए की एक्सप्लेनेशन है, यहाँ मैंने मेंशन किया होगा ये फिगर ए के लिए है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि जो फिगर बी है हमारे पास, व्हेन वी प्लेस द मॉलिक्यूल एट द ओरिजिन, जब हमने ओरिजिन पर रखा ओ को, ओ ओरिजिन है हमारे पास, इसके ऊपर हमने एक मॉलिक्यूल रखा, देन देयर विल बी द रिपल्शन होगी हमारे पास एज इन फिगर बी में हमने शो किया हुआ है। एंड एट द इक्विलिब्रियम सेपरेशन आर नॉट, द फोर्स इज जीरो, फोर्स का आपको पता चल रहा होगा कि जीरो हो गई थी हमारे पास। तो अब हमारे पास जो फोर्स है एंड देन बिकम एट्रैक्टिव, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे चली गई थी तो फिर वो एट्रैक्टिव हो जाएगी हमारे पास। अब यहाँ से आपको ग्राफ का पता चल गया कि हमने ग्राफ को किस तरीके से मेंशन करना है और कहाँ पर हमारे पास आर नॉट इक्विलिब्रियम पोजीशन है हमारे पास, वहाँ पर हमें फोर्स क्या मिल रही है और हमें वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल रही है। नेक्स्ट में कुछ पॉइंट मैंने डिस्कस किए हुए हैं कि मॉलिक्यूल इज रिपेल्ड फ्रॉम ओ व्हेन द स्लोप ऑफ द यू इज नेगेटिव, यू की आप स्लोप निकालेंगे, अगर नेगेटिव है तो रिपेल होगा और अगर पॉजिटिव है तो ये हमारे पास अट्रैक्शन को शो करेगा। एज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर द शॉर्ट रेंज फोर्सेज बट द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट साइज, लेकिन हमारे पास हम कहते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स है, लेकिन हमारे पास जो साइज है ये भी अफेक्ट करता है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट साइज होता है हमारे पास। एंड ऑल्सो द इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट ऑफ द चार्जेस आर डिफरेंट, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अरेंजमेंट जो होती है चार्जेस की वो भी हमारे पास डिफरेंट होती है। तो इसी तरीके से हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी वो वेरी करेंगी फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अदर मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करेंगी हमारे पास। तो इस तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि सब में सेम जो फोर्सेज है वो एक्ट करती है। जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी साइज शेप वगैरह डिफरेंट होती है, तो उस लिहाज से हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करेगी। इन सॉलिड्स मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, सॉलिड में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मीन पोजीशन पर वाइब्रेट करते हैं, जिसे आप इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कह सकते हैं। आर नॉट जो हमने ग्राफ में शो की हुई है, देयर टोटल एनर्जी विल बी नेगेटिव, तो टोटल एनर्जी उनकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, बिकॉज लाइंग बिलो दी हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नीचे चले जाएंगे तो एनर्जी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। मॉलिक्यूल्स हैव देयर ग्रेटेस्ट काइनेटिक एनर्जी इन देयर गैसियस स्टेट, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है वो ग्रेटेस्ट होती है, लेकिन सिर्फ गैसियस स्टेट में, और काइनेटिक एनर्जी ग्रेटेस्ट होती है बिकॉज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस इज कंसिडरेबली ग्रेटर होता है हमारे पास देन द अफेक्टिव रेंज ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। अब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो तो हमने कह दिया शॉर्ट रेंज फोर्सेज होती हैं। गैसेस के मॉलिक्यूल्स में आपको पता है कि हमारे पास डिस्टेंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा लार्ज होता है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास एनर्जी है, अगर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल है तो डेफिनेटली वो मूव कर रहा होगा, क्लाइड करने के बाद भी वो मूव करता रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी मैक्सिमम होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेग्लिजिबल व्हेन वी कंसीडर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। ये पॉइंट आपका जो लास्ट वाला पॉइंट है ये एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे आप डिस्कस करते हो इज नेग्लिजिबल व्हेन वी कंसीडर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस अगर हम कंपेयर करें ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ तो ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लिजिबल होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस व्हेन वी कंसीडर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को, जिसमें हमने डिफरेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है और हमने देखा कि अगर साइज़ डिफरेंट होगा तो किस तरीके से अफेक्ट करेगा, वहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को हमने डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।